हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एंशियंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। ये लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 4 है और आप बाकी के पार्ट प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप एंड द स्टेट्स एवोल्यूशन एज डेपिक्टेड इन द अग्निसूत्र। How does this Buddhist perspective on kingship differ from other religious और historical view? इसमें हमें जो अग्निसूत्र टेक्स्ट है उसमें वर्णित जो किंगशिप और राज्य के एवोल्यूशन की जो धारणा है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। और इसमें हमें ये भी देखना है कि जो बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव है वो किस तरीके से बाकी हिस्टोरिकल और जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू थे किंगशिप पर उनसे किस तरीके से अलग है, तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। अग्निसूत्र दीघ निकाया थ्योरी ऑफ किंगशिप यानी कि राजतत्व का सिद्धांत, किंगशिप की थ्योरी, पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड ऑब्लिगेशन। Early Buddhist texts often engage with the concept of political authority as seen in the Agnisutta of the Digha Nikaya. Buddhism responds to the societal and political concern, addressing the nature of kingship and the state's origin, which contrast with early Vedic literature. The role of king and their obligation toward their people is explained through narratives that emphasize righteousness, dharma एंड सोशल ऑर्डर रादर देन डिवाइन राइट। जो स्टार्टिंग के बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे उनमें देखा गया कि जो राजनीतिक अधिकार वो सब राजनीतिक अधिकार की अवधारणा से जुड़े हुए थे। उनमें बेसिकली पॉलिटिकल अथॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो ज़्यादा था। जैसे कि दीघ निकाय के अग्निसूत्र में ये बताया गया है कि बुद्धिज़्म जो धर्म था उसके सामाजिक और राजनीतिक जो चीज़ें थी वो काफ़ी मतलब जो उनके कंसर्न थे वो बुद्धिज़्म रिस्पॉन्ड में अलग थे। जैसे कि वो एड्रेस करते थे कि किंगशिप का क्या नेचर है, राजतत्व की प्रकृति क्या है और राज्य की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ द स्टेट किस चीज़ को संबोधित करता है, जो कि पहले के वैदिक साहित्यों से अलग था। और जो राजा की भूमिका होती थी वो ये होती थी कि उसको अपनी प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व रहना और उनको कथाओं के माध्यम से समझाया गया था, जो कि दैवीय अधिकारों की बजाय धार्मिकता और सामाजिक व्यवस्था पर जोर देते थे। जैसे कि मनु और जो बाकी जो रिलीजियस और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव थे किंगशिप में, उनका ये मानना था कि जो राजा है वो एक डिवाइन पावर दी गई है उसे गॉड के द्वारा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, बल्कि इसमें जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उन्होंने माना कि एक धार्मिकता और सामाजिक व्यवस्था है। एवोल्यूशन ऑफ किंगशिप इन बुद्धिज्म। द अग्निसूत्र डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ किंगशिप एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट रादर देन अ डिवाइन मैंडेट। Human society, according to the text, devolved from a utopian state where being lived in harmony without rulers. Over time, societal challenges like theft and conflict emerged, leading to need for a ruler. The first king, Mahasammata, was elected by the people to maintain peace and order. He is seen as a servant of people, ruling with their consent, which reflect an early form of social कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। जो अग्निसूत्र है उसमें जो किंगशिप का ओरिजिन है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि बुद्धिज़्म टेक्स्ट में ये डिवाइन मैंडेट ना मान के इसको एक सोशल कंस्ट्रक्शन मानते थे, यानी कि जो किसी भी किंग की जो किंगशिप है वो डिवाइन मैंडेट ना होके एक सामाजिक रचना के रूप में मानी गई थी ह्यूमन सोसाइटी में। और इसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन सोसाइटी में एक काल्पनिक राज्य का मतलब ये काल्पनिक राज्य से विकसित हुआ था, जैसे कि जहाँ पर जो पीपल हैं वो बिना किसी शासक के हार्मनी के साथ मतलब रह रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ चोरी और कुछ सोशल चैलेंजेस निकले जिसकी वजह से एक रूलर की उन्हें ज़रूरत पड़ी। जिस तरीके से एक रूलर इमर्ज हुआ। जो फर्स्ट किंग था वो था महासम्मता, उसको शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहाँ के लोगों द्वारा चुना गया था और वह उन लोगों का सेवक माना जाता था जो कि उनकी सहमति से शासन करता था और किसी भी तरह के जो समाज में कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी उनको रिफ्लेक्ट करता था। concept of state in Agnisutta.
इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से एक स्टेट का ओरिजिन हुआ। उसमें इन्होंने दो तरीक़ों से बताया, एक कॉस्मोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल एवोल्यूशन। इसमें जो ह्यूमन बीइंग था वो पहले काफ़ी सेल्फ लुमिनस था और वो अपने वर्ल्ड ऑफ रेडियंस में रहता था। जैसे जैसे वर्ल्ड इवॉल्व हुआ उसने फिज़िकल फूड का कंजप्शन स्टार्ट किया और जिसकी वजह से उसकी जो डेवलपमेंट थी बॉडी की वो हुई, यानी कि उसके जो शरीर की रचना थी मोटे पतले या फिर लंबे, उस तरीके की डेवलपमेंट हुई, जिसकी वजह से सोशल डिवीज़न हुआ उनकी अपीयरेंस पर बेस्ड था, जो कि इसकी वजह से सोशल डिफरेंशिएशन हुए जिससे आगे चलकर उन लोगों को ज़रूरत पड़ी अपनी प्रॉपर्टीज़ की बाउंड्री करने की, क्योंकि वहाँ पर फिर चोरी का खतरा और वायलेंस और अराजकता जो सारी चीज़ें थी वो फैल रही थी, क्योंकि इसी की वजह से चोरी हो रही थी। और इसी इशू को एड्रेस करने के लिए वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने लीडर को सिलेक्ट किया, जिससे कि एक स्टेट क्रिएट हुई जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इम्पोज किए जा सकें। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड रोल ऑफ महासम्मता। महासम्मता मीनिंग द ग्रेट इलेक्ट was chosen by the community as a law enforcer to protect property, family and ensure justice. Unlike Brahminical kingship, where the king held cosmic significance, the Buddhist king was a human elected by the people. This marks an early conceptualization of the state based on collective agreement and a departure from the divine kingship model in Hinduism. जो महासम्मत है उसका मीनिंग है कि एक महान निर्वाचन, यानी कि द ग्रेट इलेक्ट, जो कि चूज़ किया जाता था कम्युनिटी के द्वारा, जिसका काम था कि सोसाइटी में लॉ को क्रिएट करना और अपने सोसाइटी की प्रॉपर्टी और फैमिली और बाकी सब लोगों को जस्टिस देना और उनको प्रोटेक्ट करना। ये ब्राह्मणिकल किंगशिप थी, जो उनके स्टेट क्राफ्ट का मॉडल था उससे काफ़ी अलग था, क्योंकि वहाँ पर किंग को एक कॉस्मिक सिग्निफिकेंस दी जाती थी और बुद्धिस्ट किंग को वो एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करते थे। ह्यूमन इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि वो एक ह्यूमन ही था जो कि इलेक्ट किया जाता था बाय पीपल्स। और वहीं पर ब्राह्मणिकल किंगशिप में ये था कि वो एक दैवीय पावर है, उसके पास डिवाइन अथॉरिटी है जो वो किंग है। दिस मार्क्स एन अर्ली कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन कलेक्टिव एग्रीमेंट। और इस तरीके से पहले की अर्ली कॉन्सेप्चुलाइजेशन जो था ये पहला था जहाँ पर एक कलेक्टिव एग्रीमेंट साइन किया गया था बिटवीन देयर पीपल एंड द इलेक्टेड किंग। और ये जो है ये हिंदू धर्म में जो दैवीय मॉडल था उससे अलग था। Socio-political equality in Buddhism. Buddhism strongly advocate for equality, rejecting caste-based hierarchy prevalent in Vedic society. The Agni Sutta portrays society's degeneration into conflict due to human desire and greed, and highlight the importance of Dhamma in restoring order and promoting equality. बुद्धिज़्म जो है वो स्ट्रांगली एडवोकेट करता है इक्वालिटी पर, जहाँ पर वो रिजेक्ट करता है कास्ट बेस्ड सिस्टम को और जो हिरार्कीज थी उनको, जो कि पहले वैदिक टाइम में काफ़ी प्रिवलेंट थी। वहीं पर अग्निसूत्र में वो ये बताते हैं कि वो ये पोर्ट्रे करते हैं कि समाज की जो भी पतन या संघर्ष का कारण है वो ह्यूमन डिज़ायर है और उसके साथ लालच, ये सारी चीज़ें वो हाईलाइट करते हैं, जिसमें कि वो बताते हैं कि जो धर्म है वो इन सब को रिस्टोर करता है और वो मतलब इक्वालिटी को प्रमोट करता है। The Buddha's teaching on equality extend to gender, race and social status, advocating for inclusion of all individuals regardless of their birth. जो इक्वालिटी पर जो बुद्ध की शिक्षाएं थी वो जेंडर, रेस और सोशल स्टेटस इन सब से काफ़ी मतलब सामाजिक स्थिति तक फैली हुई थी, जहाँ पर सभी तरह के व्यक्तियों को शामिल करने की वकालत थी बिना किसी मतलब भेदभाव के। Summary of key point. Kingship and the state emerged as response to societal breakdown. The state is founded on a social contract where the king is a public servant elected to maintain peace. Buddhism emphasizes equality and righteousness in governance and reject divine kingship models, advocating for the ruler's legitimacy through ethical governance.
जो राज्य था और उसकी जो किंगशिप थी वो जो इमर्ज हुई थी वो हुई थी एक सोशल ब्रेकडाउन के प्रक्रिया के रूप में, जहाँ पर जैसे कि लोग जब इवॉल्व हुए उसकी वजह से चोरी और उनके जो बॉडी अपीयरेंस थी उनकी वजह से भेदभाव हुआ, उसी वजह से चोरी और हिंसा ये सब हुई। तो इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं किंगशिप का इवैल्यूएशन हुआ। और जो स्टेट थी वहाँ पर मतलब जो बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन थी, जहाँ पर जो किंग है वो एक पब्लिक सर्वेंट है और मेंटेन रखना पीस को उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बुद्धिज़्म एम्फसाइज इक्वालिटी एंड राइटियसनेस इन गवर्नेंस, और बुद्ध जो धर्म था वो शासन में समानता और धार्मिकता पर जोर देता था। और वहीं पर जो दैवीय किंगशिप यानी कि डिवाइन किंगशिप का जो मॉडल था उसको वो नकारता था, उसको अस्वीकार करता था, और उसके बदले में वो नैतिक शासन के माध्यम से शासक की वैधता पर जोर देता था। These concepts highlight the unique Buddhist perspective on kingship, where the focus is on ethical rule and social harmony rather than divine authority. ये जो कॉन्सेप्ट है वो हाईलाइट करते हैं बुद्धिज़्म के पर्सपेक्टिव को किंगशिप पर, जो कि जोर देते हैं एथिकल रूल और सोशल हार्मोनी, यानी कि नैतिक तरीके से शासन किया जाए और समाज में सद्भावना क्रिएट रहे, उस पर उनका ध्यान ज़्यादा था, ना कि डिवाइन अथॉरिटी पर। Question number 7. Who was Tiruvalluvar and what is his significant contribution to Tamil literature and philosophy? इसमें हमें ये जानना है कि तिरुवल्लुवर कौन थे और उनका क्या योगदान था तमिल लिटरेचर और क्या उनकी फ़िलॉसफी थी तमिल लिटरेचर में। तिरुवल्लुवर जो थे वो एक काफ़ी फेमस तमिल फ़िलासफ़र थे और पोएट भी थे, जो कि फेमस थे अपने वर्क यानी कि अपनी रचना जो उन्होंने की थी तिरुकुर्राल, जिसको कभी कभी कुर्राल भी कहा जाता है, जो कि एक कलेक्शन है 1330 कपलेट्स का यानी कि दोहों का, जो कि रेफ़र करते हैं मोरल इथिकल पॉलिटिकल गाइडेंस को। द तिरुकुर्राल इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन सेक्शन: अरम वर्चुए फोकसिंग ऑन एथिक्स एंड मोरल कंडक्ट, पोरुल वेल्थ एड्रेसिंग स्टेट क्राफ्ट पॉलिटिक्स एंड the meaning of earning a living, and common love discussing personal and emotional life especially in the term of love and relationship। जो तिरुकुर्राल है उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आराम, पोरल और कामम। इसमें आराम में ये बताया गया है कि जो उनके नैतिक और जो उनकी नैतिकता और उनके जो इथिक्स थे, मोरल कंडक्ट थे, उन पर किस तरीके से फोकस किया जाए। और वहीं पर पोरल में वो रेफ़र करते हैं उनकी जो स्टेट क्राफ्ट पॉलिटिकल चीज़ें थी उनको वो किस तरीके से यूज़ करें जिससे जो उनके मीन्स ऑफ अर्निंग ऑफ लिविंग है वो चल सके। और कॉमन में वो डिस्कस करते हैं उनके पर्सनल और इमोशनल लाइफ को, स्पेशली इन द टर्म ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। तिरुकुर्राल इज़ रिवर्ब्ड फॉर इट्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन टू लाइफ एंड गवर्नेंस, ऑफरिंग अ प्रैक्टिकल and philosophical teaching that apply to all aspects of human existence. The text is often considered as much a social political guide as a moral or spiritual one. जो तिरुकुर्राल है वो हर एक इंडिविजुअल को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि जो उसमें फ़िलासफ़िकल टीचिंग है वो हर ह्यूमन एग्जिस्टेंस में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है। और ये जो टेक्स्ट है इसमें बेसिकली जो सोशल और पॉलिटिकल गाइडेंस है उनको मोरल और स्पिरिचुअल वन माना गया है। Ethics and moral philosophy in Tirukural. Moral guidance for daily life. Tiruvalluvar emphasize living a life of righteousness, aram, focusing on honesty and integrity, compassion and responsibility toward other. He advocates for non-violence, ahimsa, and the importance of kindness in interaction with all living beings. तिरुकुर्राल की जो नैतिकता की फ़िलासफ़ी है उसमें वो बताते हैं कि डेली लाइफ में हमें किस तरीके से
अपने मोरल गाइडेंस को एक तरीके से परस्यू करना चाहिए। जैसे कि तिरुवल्लुवर ने कहा है कि जो अरम है वो जीवन जीने मतलब वो एक जीवन जीने के लिए राइटिजियस पाथ है, और जहाँ पर वो फोकस करते हैं ऑनेस्टी पर, इंटेग्रिटी और कंपैशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हमें दूसरों के प्रति दिखानी चाहिए, जो कि हमारे मतलब हम उन्हें शो करें दूसरों के प्रति अपनी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कंपैशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और साथ ही वो नॉन वायलेंस को एडवोकेट करते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है काइंडनेस का और इंटरेक्शन का विद ऑल लिविंग बींग्स। प्रैक्टिकल एथिक्स वाइल रूटेड in ethical and spiritual values, Tiruvallur's teaching are practical and pragmatic, addressing how one can live a good life within the realities of society, family and politics. इसमें जो हमारे व्यवहारिक इथिक्स हैं, प्रैक्टिकल इथिक्स है, उसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से अगर हम मोरल और स्पिरिचुअल बेस्ड वैल्यू पर हम मतलब उन पर जोर दें तो किस तरीके से हमारी जो लाइफ है वो गुड हो रहेगी, और इसके तरीके से हम एक जो जीवन की जो वास्तविकता है उसके साथ बैलेंस कर पाएंगे। पॉलिटिकल थॉट इन तिरुकुर्राल, द रोल ऑफ किंग एंड लीडरशिप, तिरुवल्लुवर प्लेसेस सिग्निफिकेंट एम्फेसाइजेज on the responsibility of king or ruler who must act the moral compass for his people, unlike some other traditional that see king as divinely ordained. Tiruvallur believe a king's legitimacy stems for his ability to rule justly and morally. जो किंग है उसकी क्या रोल थे और लीडरशिप में क्या उसके मोरल वैल्यूज थे होने चाहिए, उसके बारे में तिरुवल्लुवर कहते हैं कि जो किंग है वो एक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, साथ ही वो समाज में जो नैतिकता है उसको बनाए रखने के लिए लोगों के साथ उसके लिए कानून क्रिएट करने चाहिए, उसे कानून बनाने चाहिए। और जैसे कि अदर जो ट्रेडिशंस थी जहाँ पर किंग को डिवाइन ऑर्डिनेट माना गया था, वहाँ इसमें ऐसा नहीं था, बल्कि इसमें ऐसा था कि किंग जो है वो नैतिक रूप से शासन करने की क्षमता रखता हो और अपने जो प्रजा है उसको खुश रख सके। द रूलर्स ड्यूटी इज टू एंश्योर वेलबींग of the state and its citizen by upholding justice, नीति and fairness. A good king is expected to possess virtues such as courage, wisdom and integrity. जो किंग की ड्यूटी होती थी वो ये थी कि वो इंश्योर करे वेलबींग को अमंग सोसाइटी और उसके सिटीजन, जहाँ पर किसी भी तरीका का इनजस्टिस ना हो उसके जो सिटीजन थे उनके साथ, और समाज में एक फेयरनेस बनी रहे। और एक गुड किंग से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो उसके पास कुछ धारणा होनी चाहिए, जैसे कि उसके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, विजडम होनी चाहिए यानी कि बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए और करेज होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने अपनी स्टेट और सिटीजन का वेलफेयर कर सके। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर, तिरुवल्लुवर डिस्क्राइब्स द आइडल रूलर एज बोल्ड एंड डेसिसिव yet compassionate and just. King's strength lies not only in his power but also in his virtue. The king is like father to his subject and his rule must ensure harmony and peace in the kingdom. तिरुवल्लुवर का जो एक आइडियल किंग रूलर था उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि वो एक साहसी होना चाहिए और निर्णायक होना चाहिए, यानी कि डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो दयालु और न्यायप्रिय भी होना चाहिए। और एक जो किंग है उसकी ताकत सिर्फ उसकी पोजीशन में ना होकर बल्कि उसके गुणों में होनी चाहिए। और किंग जो है वो एक फादर की तरह होता है टू हिज सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा के लिए वो एक पिता की तरह, और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने रूल से अपने प्रजा में एक हार्मनी और पीस को क्रिएट रख सके। जस्टिस एंड लॉ, अ रूलर मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन कास्ट और स्टेटस, इंस्टेड ही मस्ट प्रमोट इक्वालिटी बिफोर द लॉ। द रोल ऑफ किंग or leader is seen as one of moral guardian whose responsibility is to uplift society through ethical governance. जो एक किंग है वो
वो किसी के भी साथ कास्ट या उसके स्टेटस के अनुसार भेदभाव ना करे। उसे अपने किंगडम में इक्वालिटी बिफोर लॉ को प्रमोट करना चाहिए, और जो रोल है उस किंग का, वो एक मोरल गार्डियन होना चाहिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समाज को अपने नैतिक संरक्षण के रूप में देखे, जिसके कारण जो उसका शासन है वो समाज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे, और साथ ही जो उसकी प्रजा है वो काफ़ी वेलबींग रहे। Advisories and ministers. The Tiruvallur emphasized the importance of wise counselor in governance. The ruler should surround himself with virtuous and knowledgeable advisors who guide him in making just decisions. Ministers are expected to be honest, skilled and loyal to the welfare of the state. जो एडवाइजरी होनी चाहिए मिनिस्टर्स की, वो बेसिकली काफ़ी नॉलेजेबल होनी चाहिए, और उसमें काफ़ी वाइज काउंसलर होने चाहिए गवर्नेंस में, जो कि हमेशा किंग के सराउंड रहने चाहिए। और उनका जो रोल है वो ये होना चाहिए कि वो किंग को गाइड करें डिसीजन मेकिंग में। और मिनिस्टर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऑनेस्ट रहे और स्किलफुल हो, लॉयल हो, और साथ ही वो स्टेट के वेलफेयर के लिए तैयार रहें। बाय दीज स्किल्स, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, statecraft and governance. The port section of Tirukkural deals with wealth, politics and governance. Tiruvallur speaks about the duties of the rulers, minister and government officials, emphasizing the need for efficient administration and fair governance. तिरुकुराल का जो पार्ट है, जो सेक्शन है पोर्ट वाला, उसमें तिरुकुराल जो है वो बताते हैं, तिरुवल्लुवर बताते हैं कि ये डील करता है पोर्ट सेक्शन वेल्थ, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पर, जहाँ पर तिरुवल्लुवर ये कहते हैं कि किस तरीके से किंग की ड्यूटीज़ होनी चाहिए, और जो मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट है, उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए, और किस तरीके से वो एक कुशल शासन के साथ साथ निष्पक्ष शासन पर जोर दें। यानी कि एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, साथ में एक फेयर गवर्नेंस भी होनी चाहिए। द प्राइमरी गोल ऑफ गवर्नेंस इज़ टू एंश्योर प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन। और जो उनका मेन गोल है वो ये होना चाहिए कि वो अपने सिटीजन की प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी के लिए काम करें। द किंग मस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट वाइल एंश्योरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी विद इन द स्टेट। और जो किंग है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो राज्य के बाहर के जो थ्रेट्स हैं उनको इंश्योर करें, और साथ ही स्टेट में पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखें। टैक्सेशन एंड वेलफेयर, तिरुवल्लुवर सजेस्ट दैट टैक्सेशन शुड बी फेयर एंड यूज्ड for welfare of the people, not for the luxury of the ruler. He highlights the importance of public welfare over personal gains, emphasizing the ruler's responsibility to improve the lives of his subject. तिरुवल्लुवर सजेस्ट करते हैं कि जो टैक्सेशन है वो फेयर होनी चाहिए, और वहीं पर जो टैक्सेशन का जो पैसा है वो उनकी प्रजा के वेलफेयर के लिए ही यूज़ होना चाहिए, ना कि किंग की लग्जरी लाइफ के लिए। और वो हाईलाइट करते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है पब्लिक वेलफेयर का, वो जो है एक तरीके से जन कल्याण के ऊपर होना चाहिए। यानी कि जो पर्सनल गेन है उससे हटकर वो जो प्रजा है उसके वेलफेयर और उनकी लाइफ को एक तरीके से इजी या स्मूथ बनाने के लिए होना चाहिए। मिलिट्री एंड डिफेंस, वाइल तिरुवल्लुवर advocate for peace, he also recognized the necessity of maintaining a strong defense. The king must protect the state from invaders while avoiding unnecessary conflict. However, warfare should be the last resort, undertaken only when diplomacy and peaceful measures fail. तिरुवल्लुवर जो है वो एडवोकेट करते हैं पीस को सोसाइटी में, और वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस जो है वो मेंटेन रहना चाहिए सोसाइटी की नेसेसिटी के लिए, और किंग को अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए हमलों से और किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट से। और अगर किसी भी सिचुएशन में जंग होती है तो वो एक लास्ट रिजॉर्ट होनी चाहिए,
यानी कि लास्ट ऑप्शन में ही जंग की जानी चाहिए। और साथ ही साथ जंग तभी की जानी चाहिए जब डिप्लोमेसी फेल हो या फिर पीसफुल जो मेजर्स हैं वो फेल हो जाएं, तभी वॉर होनी चाहिए। Social justice and equality and fairness. One of the Tiruvallur's significant contribution is his advocacy for social justice. He rejects caste-based discrimination, emphasizing that all individuals are equal and deserve fair treatment. Tiruvallur's vision of a just society is one where people are judged by their action and virtues, not by their birth. तिरुवल्लुवर के जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है सोशल जस्टिस में वो ये है कि वो किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव को रिजेक्ट करते हैं और साथ ही वो एम्फसाइज करते हैं सभी इंडिविजुअल को एक इक्वल और एक फेयर ट्रीटमेंट देने का जो कि सब डिज़र्व करते हैं। तिरुवल्लुवर का जो विज़न था वो सिर्फ सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके जो एक्शन थे वर्चुअस पर बेस्ड था, ना कि उनके बर्थ पर। किसी भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं था। जस्टिस सिस्टम, द जुडिशियल सिस्टम अकॉर्डिंग टू तिरुवल्लुवर मस्ट बी बेस्ड ऑन मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स। जज एंड ऑफिशियल्स शुड बी इम्पार्शियल, फ्री फ्रॉम करप्शन, committed to justice. Punishment should be proportionate to the crimes and serve to reform rather than purely to punish. जो जस्टिस सिस्टम है तिरुवल्लुवर के अकॉर्डिंग वो बेस्ड होना चाहिए मोरल और एथिकल प्रिंसिपल्स पर होना चाहिए, और जो जज और ऑफिशियल हैं वो किसी भी तरह के पार्शियलिटी ना करें और साथ ही वो फ्री रहें फ्रॉम करप्शन और वो कमिट करें जस्टिस को जो भी राइट है। और पनिशमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, यानी कि उन पनिशमेंट का जो मोटिव है वो क्राइम जो उन्होंने किया है उसको एक तरीके से उसको पनिश करने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनमें एक रिफॉर्म के लिए होनी चाहिए कि वो उस क्राइम को आगे ना करें या उनमें कुछ ऐसी समझ डाली जाए, यानी कि उनको समझाया जाए कि किस तरीके से उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और उनको रिफॉर्म किया जाए क्रिमिनल्स को। इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, wealth and material success. While advocating for moral and ethical living, Tiruvallur also stresses the importance of wealth for both individual and the state. However, he argues that wealth must be earned through ethical means and used for the benefit of society. तिरुकुरल में जो मोरल और इथिकल बेस्ड लिविंग स्ट्रक्चर है उसमें वो बताते हैं कि वेल्थ का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस है इंडिविजुअल और स्टेट की लाइफ में। वहीं पर वो आर्ग्यू करते हैं कि वेल्थ जो है, जो भी जिस तरीके की भी पैसा है या फिर जो भी उनकी संपत्ति है वो कमाई जानी चाहिए एथिकल मीन्स से, यानी कि नैतिक माध्यमों के द्वारा वो कमाई जानी चाहिए, कोई गैर कानूनी काम ना हो। इस तरीके से वो सोसाइटी के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, wealthy individual and rulers have a social responsibility to support the less fortunate and ensure that all members of society have access to resources and opportunities. Charity, kindness and hospitality are essential virtues. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल्दी इंडिविजुअल जो है उनकी ये होनी चाहिए और जो रूलर है उनकी होनी चाहिए कि जो उनसे कम जो गरीब लोग हैं जो कि सोसाइटी के मेंबर हैं बाकी उनको वो इंश्योर करे कि वो सभी रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी को अच्छे से एक्सेस कर पा रहे हैं। और चैरिटी, काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी ये सारे जो है वो एसेंशियल वर्च्यू हैं, ये सब धारणाएं होनी चाहिए जो कि वेल्दी इंडिविजुअल हैं जो अपने से कम यानी कि पुअर पीपल की हेल्प करें। फैमिली एज अ सोशल यूनिट, तिरुवल्लुवर सीज द फैमिली एज द foundational unit of society. A strong virtuous family led to a prosperous and stable society. Family should be cultivated virtues such as love, respect and discipline to contribute the larger social order. तिरुवल्लुवर जो है वो फैमिली को एज अ फाउंडेशन मानते हैं, फाउंडेशन यूनिट मानते हैं सोसाइटी की, जो कि एडवोकेट करती है एक स्ट्रॉन्ग और प्रॉस्पेरस स्टेबल सोसाइटी को। जो फैमिलीज़ हैं वो काफ़ी कल्टिवेटेड वर्चुअस की होनी चाहिए, यानी कि जो उनकी धारणा है, उनके जो नैतिक धर्म है वो काफ़ी कल्टिवेटेड होनी चाहिए, जैसे कि उनके जो लव, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन जो है वो कंट्रीब्यूट होनी चाहिए सोशल ऑर्डर में ज़्यादा से ज़्यादा।
नॉन वायलेंस एंड मोरल कंडक्ट, अहिंसा। तिरुवल्लुवर जो है वो स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं नॉन वायलेंस के कॉन्सेप्ट को इन पर्सनल एंड पॉलिटिकल स्फेयर। उनका मानना है कि वायलेंस से सिर्फ सफरिंग और डिस्ट्रक्शन होगी, यानी कि विनाश होगा लोगों का और सभी लोग दुखी होंगे। रूलर जो है उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कन्फ्लिक्ट्स को पीसफुल तरीके से सॉल्व करें इंस्टेड ऑफ वॉरफेयर। पर्सनल कंडक्ट एंड इंटेग्रिटी, Tiruvallur emphasized self-discipline, truthfulness, and humility in personal conduct. These virtues are not only crucial for individual but also for leader who must be led by example. तिरुवल्लुवर जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन, ट्रूथफुलनेस और ह्यूमिलिटी को एज अ पर्सनल कंडक्ट एम्फेसाइज करते हैं। उनका मानना है कि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल में यानी कि प्रजा में ही नहीं होने ज़रूरी है, मतलब प्रजा में होना ज़रूरी है, साथ साथ जो लीडर है प्रजा का उसमें भी होना ये बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि वो एक एग्जाम्पल सेट कर सके अमंग हिज मासेस। लव एंड रिलेशनशिप, द थर्ड सेक्शन ऑफ तिरुकुराल Kamanthupal deal with love, but it does so in a way that align with the ethical and social framework of the rest of the text. Love and relationship are seen as a part of human experience, contributing to well-being of individual and society. तिरुकुराल का जो ये तीसरा पार्ट है कामंथुपाल, वो डील करता है कॉन्सेप्ट ऑफ लव, जिसमें कि जो बाकी सोशल और एथिकल फ्रेमवर्क टेक्सेस से काफ़ी अलग है। इसमें वो लव एंड रिलेशनशिप को एज इंडिविजुअल का एक तरीके से अनुभव का हिस्सा माना जाता है। उनके एक्सपीरियंस क्या है इसमें उसको माना जाता है, जो कि व्यक्तियों को उनके सामाजिक भलाई में योगदान देता है। एथिकल लव, नैतिक प्रेम, यानी कि तिरुवल्लुवर डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्चुअस love which builds strong bond and selfish desire which led to social disharmony. Personal relationships should be built on mutual respect, care and emotional integrity. तिरुवल्लुवर जो है वो एक तरीके से डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन वर्चुअस लव और सेल्फिश डिज़ायर्स के साथ, यानी कि वर्चुअस लव वो नैतिक प्रेम की धारणा जो कि बिल्ड करती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को, वहीं पर जो सेल्फिश डिज़ायर है वो समाज में कहीं ना कहीं डिसहार्मनी क्रिएट करता है। और जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो बेस्ड होने चाहिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर और केयर पर, इमोशनल इंटीग्रिटी पर, ना कि सेल्फिश डिज़ायर पर। कंक्लूजन, Tirukural's lasting impact. Tiruvalluvar's work is celebrated for its timeless wisdom. It's addressed the ethical dimension of life and governance in a way that transcend time, culture, and political system. The principles laid out in Tirukural continue to be relevant in modern discussion on politics, ethics, and personal conduct. तिरुकुराल के जो अब तक के प्रभाव हैं उसमें उसमें एक तरीके से दिखाया जाता है कि ये टाइमलेस विजडम है और ये जीवन में शासन के नैतिक आयामों को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे कि हम टाइम टू टाइम कनेक्ट रहते हैं, जैसे कि कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारे जो डायमेंशन है ये लाइफ में कनेक्टेड है थ्रू द गवर्नेंस। और जो प्रिंसिपल है मेन प्रिंसिपल है तिरुकुराल के, वो भी काफ़ी रेलेवेंट है आज के मॉडर्न डिस्कशन में ऑन पॉलिटिकल इथिक्स एंड पर्सनल कंडक्ट। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, the emphasis on justice, moral leadership and ethical governance make Tiruvallur's teaching applicable beyond just Tamil context, offering lesson for ruler, political leader and individuals striving for personal and societal excellence. जो तिरुवल्लुवर की टीचिंग है वो बेस्ड है जस्टिस पर, मोरल लीडरशिप पर और इथिकल गवर्नेंस पर, जिससे कि जो कि ना केवल तमिल कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी रेलेवेंट है बल्कि हर तरह के जो भी मतलब रूलर हैं उनको काफ़ी लेसन प्रोवाइड करती है, पॉलिटिकल लीडर को उनके एक तरीके से उनको गाइडेंस प्रोवाइड करती है। बाय फोकसिंग ऑन वर्चुअज लाइक जस्टिस, फेयरनेस, नॉन वायलेंस एंड इंटीग्रिटी, तिरुकुराल ऑफर a comprehensive ethical framework that blends personal morality with effective governance and social justice, making it a critical text in history of Indian political thought. जो तिरुकुराल है वो न्याय, निष्पक्षता, अहिंसा और अखंडता जैसे जो
गुण हैं उन पर ध्यान देते हैं। तिरुकुर्राल ऑफर करते हैं काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव एथिकल फ्रेमवर्क जो कि शो करता है हमें, मतलब प्रोवाइड करता है एक पर्सनल मोरलिटी विद इफ़ेक्टिव गवर्नेंस को, और साथ ही किस तरीके से हमारे समाज में हम सोशल जस्टिस को क्रिएट कर पाएँ और फेयरनेस, नॉन वायलेंस, इंटीग्रिटी को क्रिएट कर पाए। ये सारे एक क्रिटिकल थिंकिंग के साथ ये टेक्स्ट जो है हमें प्रोवाइड करता है एज एन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये पार्ट 4 था एंशंट मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, और बाकी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट भी जल्दी अपलोडेड किए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।